हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। विश्वास मानो कि अगर इन फ्यूचर तुम सोच रहे हो कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, अपना स्टार्टअप खोलूंगा, तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके बिना काम नहीं होगा, बिकॉज ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है। वहां से जो FW टेलर स्विफ्ट को जानते हो ना, वाक्का वाक्का, उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। कहीं तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चलने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, वो नहीं है। ये FW टेलर है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ही कहा जाता है। अब फादर क्यों कहा गया इनको? क्योंकि भैया इन्होंने इसकी खोज की होगी, है ना। तो इन्होंने अपने टाइम में मैनेजमेंट की डीप डाउन स्टडी करके, कोर स्टडी करके और हिट एंड ट्रायल्स करके मैनेजमेंट को एक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, जिसको अप्लाई करके एक से एक बंदे कहीं से कहीं पहुंच गए, अपने बिजनेस को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल लेके चले गए, और तुम भी ले जा सकते हो। लेकिन अभी बात करते हैं बस 12th की, क्योंकि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से टॉपिक शुरू करते हैं। देखो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय FW टेलर, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो टेलर वॉज बॉर्न, ये इनकी हिस्ट्री है, तुम इतना पढ़ लेना। 1856 में इनका जन्म होता है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने अप्लाई किए थे साइंटिफिक मेथड ऑन प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को साइंटिफिक प्रॉब्लम, जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स थी उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस दिए होते। अब क्वेश्चन उठता है कि साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या होता है भैया? सॉल्यूशन तो सुना है, साइंटिफिक क्या होता है? देखो बच्चों, जब किसी भी चीज को प्रॉपरली ड्राइव करके, प्रूव करके, मेथड्स के थ्रू रिजल्ट निकाला जाता है ना, तो वो साइंटिफिक बन जाता है। समझ में आ रही बात? तुम कह रहे हो कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊंगा, ठीक है, तो ये आप किस बेसिस पे कह रहे हो? लेकिन तुम्हारे 11th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, उसके लिए तुमने क्या किया? तुमने पहले 1 घंटे डेली पढ़ना शुरू किया, फिर उसको तुमने 2 घंटे में कन्वर्ट किया, 3 घंटे में, 4 घंटे, 5 घंटे में, और एट द एंड तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो तुमने क्या किया? एक तुम्हारे पास स्टेप्स हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, है ना। तो जब हमारे पास एक सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। समझ रहे हो? तो साइंटिफिक अप्रोच इन्होंने प्रोवाइड की, यानी कि हर एक बात जो ये बोली जाएगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। समझ रहे हो? हवाबाजी कुछ भी नहीं है इसमें, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए इसको साइंटिफिक बोलते हैं। साइंटिफिक समझ लेना, साइंटिफिक का मतलब व्हेन अ थिंग, व्हेन एनी एक्टिविटी हैज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू बी डन, दैट बिकम्स साइंटिफिक। सिंपल है, बात समझ में आ रही है? जब सिस्टमैटिकली करोगे तो साइंटिफिक बन जाएगा। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखो, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एप्लीकेशन ऑफ साइंस का मतलब ये नहीं है कि वो जो तुमने 10th तक साइंस पढ़ी वो साइंस घुसा दी गई, वो साइंस नहीं है। किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली करने का तरीका साइंस कहलाता है, जिसको जब आप उस सिस्टम से करोगे तभी वो चीज होने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो that is knowing exactly what we actually want from our employees and seeing that they will do it in the best possible manner। बात समझ में आ रही है? खत्म, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय FW टेलर, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड वाक्का वाक्का तो नहीं चल रहा ना, ध्यान रखना, बाहर आ जाओ उस सोच से, है ना। चलो तो देखो क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब पता है क्या होता है? कि मैंने तुमको बोला कि बच्चों तुम्हें इस साल 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तुमने बोल दिया ठीक है सर, थंब अप रूल, रूल ऑफ थंब, सॉरी, है ना। तुमने मुझे अंगूठा दिखा दिया, थम्स अप। कैसे करोगे भैया? हवाबाजी नहीं, समझ रहे हो? तो ये होता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि ठीक है, और जब बात होती है कि इट इज साइंस नॉट थंब रूल, तो इसका मतलब कैसे, वो सिस्टमैटिक तरीका क्या होगा जिसे तुम करोगे। तो क्या होगा, देखो, जैसे तुम बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा, उसके पीछे तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, क्या सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी है तुम्हारी। जैसे तुम्हें पता है कि मैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर में इतने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा और सिर्फ इतने चैप्टर से फोकस करूंगा। सेकंड टर्म जब आएगा मेरा, तो उसके बाद मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तुमने प्रॉपर एक चार्ट बना रखा है और तुम्हें पता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्टेप वाइज तुम्हें पता है कि क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हो। अब ये हो गई साइंस। तो जब चीजों को करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीका होता है, तो वो साइंस बन जाती है। बात समझ में आ रही है? और रूल ऑफ थंब क्या है कि हाँ तुमने बोल दिया कि ठीक है नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता तुम्हें कैसे आएंगे। तो जब तुम्हें ये भी पता है कैसे आएंगे और नंबर आ भी रहे हैं, तो वो साइंस हो गई, ठीक है।
तो ईच एंड एवरी जॉब दैट परफॉर्म इज इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी प्रूवन एंड टेस्टेड होना चाहिए, है ना, हवाबाजी नहीं चाहिए, एंड नॉट द बेसिस ऑफ इंट्यूशन और बाय हिट एंड ट्रायल मेथड बाय द हायर अथॉरिटी, है ना। अरे मुझे लग रहा है कि नंबर मेरे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कैसे आ जाएंगे? पाथ बताओ, रोड मैप बताओ, तो वो साइंटिफिक है, ठीक है, और फिर उसको प्रूव भी करो। नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखो हार्मोनी का मतलब क्या होता है? हार्मोनी का मतलब होता है एकता। कौन सी एकता? क्लास वाली नहीं, यूनिटी वाली एकता। सुना है, बचपन से सुनता है ना, एकता में बल है, वो कहानी भी सुनी होगी। तो एक डंडी तोड़ते हैं, फिर दो डंडी को तोड़ने को बोलते हैं, फिर 5 डंडे, वो यूनिटी वाली एकता, है ना। तो जहां पर यूनिटी है ना, आपस में मतभेद नहीं है, वहां पर काम अच्छे से होता है फॉर श्योर, है ना। तो यहां पर ये है कि ऑल द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर, दैट इज विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्दी बिहेवियर, है ना। तो याद रखने के लिए क्लास वाली एकता का नाम याद रख लो, और लेकिन याद रखना जब बिजनेस पढ़ोगे तो यहां पर एकता का मतलब कुछ और है, तो याद रखने के लिए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोथ द ग्रुप्स दैट इज वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट लिसन एंड गिव रिगार्ड टू द प्रॉब्लम एंड सजेशन ऑफ ईच अदर, यानी मिलजुल कर काम करने वाली बात है ना। यानी कि जो मैनेजमेंट है उनको एम्प्लॉयज की बात सुननी चाहिए और एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट की बात सुननी चाहिए, और एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए हर काम में, ताकि मतलब यूनिटी बनी रहे, और यूनिटी के बिना काम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पिछले पॉइंट को ठीक थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो ये वाला पॉइंट बन जाता है कोऑर्डिनेशन, यानी एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करते रहे एक दूसरे से, वो अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सके, वो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे, है ना। यानी इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है भाई? मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मैं बस अपने बारे में सोचूंगा, कंपनी का ही भाड़ में, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉय लेवल के लोग हैं और जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले थोड़ा समझ लो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर सजेस्ट दैट वर्कर मस्ट बी कैरिड इन कॉर्पोरेशन विद ईच अदर, दैट इज विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के प्रति मतलब उनका जो भाव है वो अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, प्रॉब्लम समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, सजेशन देना चाहिए, सब कुछ। अब ये कैसे होगा वो समझो जरा। मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज की बातों को उनको सुनना चाहिए, उनके सजेशन को सुनना चाहिए। ऐसे नहीं हो चाहिए अबे तू एम्प्लॉय लेवल का बंदा मुझे समझाएगा, होता है ना, कई बंदे ईगोइस्टिक होते हैं, तू मुझे बताएगा। अरे भाई इस लाइन का क्या मतलब है ना। सुना है ना तुमने कि एक जो बंद घड़ी होती है वो भी कम से कम दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो ये ईगो तो आपको कभी बढ़ने नहीं देगी कि तू मुझे बताएगा काम कैसे करना है। बिल्कुल बता सकता है भाई, वो उसको भी नॉलेज है, उसको भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी कहानी बताऊं तुम्हें। सचिन तेंदुलकर तुम्हें पता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो एक बार ना वो उनके बार्बर ने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट करके बताना अगर मैं कुछ गलत बोलूं, तो किसी बार्बर ने या फिर किसी मतलब बहुत नीचे लेवल के बंदे ने एक बार उसको बोला था कि सर आपका ना ये ड्राइव पे एल्बो ना टेढ़ी रहती है। सोचो, गॉड ऑफ क्रिकेट। और उस दिन सचिन सर आई वुड से कि अगर ये सोच के कि ये नीचे लेवल का बंदा मुझे क्रिकेट सिखाएगा और उसकी बात ना मानते तो कभी भी उनका लॉन टेनिस के थ्रू जो स्ट्रेट ड्राइव लगता है वो कभी लग ही नहीं पाता। जाके गूगल पे सर्च करना, यू विल गेट टू नो। सोचो, समझ रहे हो। तो दैट लर्निंग एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी देयर। तो उस छोटे लेवल के बंदे ने सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट को एक एडवाइस दी, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया और देख लो रिजल्ट तुम्हारे सामने। उनके जैसा स्ट्रेट ड्राइव आज तक भी कोई नहीं मारता है, कोई भी नहीं मारता है वर्ल्ड क्रिकेट में। बात समझ में आ रही है। तो लर्निंग एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी देयर, है ना। तो वही चीज यहां पर होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने टीचर को कोई भी एम्प्लॉय है अपने मैनेजर को बताने में डरे ना, और मैनेजर भी अपनी बात रखने में हिचकिचाए ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास में एक ऐसा टीचर आ जाता है जिसे तुम बात अपनी बोल ही नहीं पाते, डाउट्स पूछ ही नहीं पाते, अब उसके प्रति तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? कभी भी तुम उसके लिए अच्छा सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। भैया डर इतना बैठा हुआ है, ओपन एंड कम्युनिकेशन है ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तो ओपन एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए या एक म्यूचुअल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ओपन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। ऐसे जो वर्कर्स हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया फालतू की बातें, डिमांड्स मत रखो, है ना। मतलब तुम बोलने लगे कि हमें हफ्ते में 3 दिन छुट्टी चाहिए, है ना, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अरे भैया रीजनेबल थोड़ा है ये, है ना। तो ये सोच के जैसे एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट के प्रति और मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज के प्रति एक रीजनेबल
बिहेवियर कह लो आप, ठीक है, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो आप, ठीक है, ये होनी चाहिए, तभी बिजनेस ग्रो कर पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ को वर्कर्स विद देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। डेवलपमेंट बच्चों कहां से आएगी, सिंपली समझो, तुम्हारी डेवलपमेंट होती अगर तुम्हें हर साल एक ही क्लास में पढ़ाते रहते, तुम 10th पास हुए, फिर तुम्हें कहते कि फिर 1st से 10th तक दोबारा पढ़ो, फिर 1st से 10th तक दोबारा पढ़ो, क्या हम डेवलप कर पाते? नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें हर साल एक नई लर्निंग दी जाती है, हर साल एक नई ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही होता है ना। मतलब अगर तुम 10th से 11th में पहुंचे, अब 11th में तुम्हें एक नया सब्जेक्ट दिया गया ताकि तुम्हारा और ब्रेनस्टॉर्म हो सके, उसके लिए अलग टीचर्स दिए गए जो तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं, है ना, जो तुम्हारी एफिशिएंसी को और बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। लोग जो बोलते रहते हैं ना कि पढ़ाई कहाँ यूज होती है, कहाँ होती है, भैया तेरी रियल लाइफ में यूज नहीं हो रही होगी मे भी, लेकिन पढ़ाई ना तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज है, तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्म हो रहा है, तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स, तुम्हारी अडेप्टिंग स्किल्स, है ना, ये यहीं से डेवलप होती है। हम बोलते रहते हैं ना, पता कुछ होता नहीं है, बस हवाबाजी करते रहते हैं, पढ़ाई का यार जिंदगी में कहीं यूज तो होता नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि माइंड की एक्सरसाइज भी तो जरूरी है ना। समझ में आ रही बात? तो ये माइंड की एक्सरसाइज होती है। हो सकता है तुम्हारे काम की ना, हाइट एंड डिस्टेंस जो तुमने 10th में पढ़ी, हो सकता है 11th में कोई चीज जो पढ़ रहे तुम्हारे काम की ना हो, लेकिन उससे तुम्हारा माइंड ग्रो हुआ है। समझ रहे हो, वो माइंड की एक्सरसाइज है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं इसको, ब्रेन स्टॉर्म करना, थिंकिंग स्किल्स को आपको डेवलप कर रहे हैं इसके थ्रू, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना। तो डेवलपमेंट कैसे होगी वर्कर्स की? वर्कर्स को नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराओ, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करो, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछो, उनके सजेशंस दो, उनके सॉल्यूशंस करो। मतलब डेवलपमेंट कैसे होगी, है ना, इसी तरीके से होगी। देखो, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स वर्कर एंड द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग देते रहने पड़ेगी, है ना, तभी जाके ये काम हो सकता है। अब नेक्स्ट, इसके बाद तो ये ऊपर वाली सारी चीजें तुमको क्लियर है चारों। आई होप कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना, उस पार्ट के लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं, आई गारंटी यू, ठीक है। अगर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है, कमेंट्स आ जाते हैं, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। क्या पढ़ा अभी हमने? ओपन एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो तुम्हें ओपन एंड कम्युनिकेशन करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताओ, है ना। चले जाओगे, फीडबैक नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? तो ये बताना तो पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका रास्ता नहीं है कोई और, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चारों तुम्हें क्लियर है मेरे ख्याल से। नंबर 1 क्या? साइंटिफिक साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स होनी चाहिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एकता होनी चाहिए। एकता क्लास वाली नहीं है, यहाँ पर साइंस वाली है, सॉरी मैनेजमेंट वाली है, बिजनेस वाली है, लेकिन याद रखने के लिए उसका नाम याद रख सकते हो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वही बात है कि अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, कंपनी के बारे में सोचना है और मिलकर सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर कैसे होगी? उनकी रेगुलर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनका सिलेक्शन करके, मतलब जो जिस लायक है उसके सिलेक्ट करके उसको ट्रेन करना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा साइंटिफिक टेक्निक बाय टेलर। टेलर जी ने अब हमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी, ठीक है। कैसे, क्या क्या, वो देखते हैं जरा। इन्होंने क्या कहा कि भैया जो फंक्शन ऑफ बिजनेस होगा ना, बिजनेस में जो काम होगा, उसको ना आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। एक ही बंदे के ऊपर ना सारा वर्कलोड मत डालो। तो क्या करो, तुम ना अपने बिजनेस में ना 2 डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक डिपार्टमेंट का काम होगा सिर्फ प्लानिंग का, ये बस प्लान करेगा, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा। सोचो कि तुम खुद ही प्लान करो और खुद ही एग्जीक्यूट करने लग जाओ, तो पता है क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तुमने देखेंगे ना बड़े बड़े बिजनेस है, फैक्ट्रीज, वहां पे 2 डिपार्टमेंट है, एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, प्लान बना रहा है कि सेल्स कैसे लानी है, सेल्स कैसे लानी है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे प्रोडक्ट को और अच्छा कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्ट्री वाले बंदे को तुम सोचने का काम दे दोगे और सोचने वाले को फैक्ट्री का काम दे दोगे, या उनको बोलोगे दोनों काम करो, तो क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क स्पेसिफिक बनो, ठीक है। अब जैसे ही देखो, सिंपली बता दो तुम्हें, हमारा एक काम है, अभी जैसे तुम्हें वीडियो दिख रही है तो क्या लग रहा है इतने में काम हो जा रहा है? नहीं, प्रॉपर टीम है। एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ इसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और एडिट करता है। एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहा है बैठ के साथ में, और एक मैं हूं जो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब रिकॉर्डिंग और कंटेंट को रिव्यू करने के बाद मेरा काम नहीं है कुछ भी। अब मेरी टीम के जो दूसरे मेंबर है वो एडिटिंग से लेके अपलोडिंग तक सब कुछ वो काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर मेरे को ही सारे काम दे दिए जाए तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाऊंगा। क्लास भी है, ये भी 36 चीजें होती है ना, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होता है कि वर्क डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क को डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन आएगा, हर बंदा अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का।
ठीक है। तो टेलर जी ने यही दो बातें कही, तुम इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि दो डिपार्टमेंट में बांट दो, ठीक है। क्या? द रीजन फॉर सच डिविजन इज टू बी रिड्यूस द वर्कलोड एंड बर्डन ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड मेक द वर्क फ्लो मोर स्मूथ एंड ईजी। सिर्फ इतना सही काम था कि काम स्मूथ हो जाए और ईजी हो जाए और वो अपने एक ही काम पर फोकस कर सके। जब एक साथ 10 काम कर रहे हो तो सारे काम नहीं हो सकते ना। अब टीचर बोल दे कि आज मैं बिजनेस की कॉपी भी चेक करूंगी, मैथ्स वाले सर भी बोल दे, तुम्हारे इकोनॉमिक्स वाले भी बोल दे, है ना, सारे बोल दे, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक टीचर बोल दे कि आज मैं चेक करूंगा, फिर कल मैं चेक करूंगा, फिर कल मैं चेक करूंगा, तो तुम्हें एक ही दिन मिल गया, अब तुम कर सकते हो काम, समझ रहे हो। तो वर्क स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि भाई पूरे सबको सारे काम मत दो, दो डिपार्टमेंट में बांट दो। एक कर दो प्लानिंग डिपार्टमेंट, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या होता है वो समझेंगे, और एक कर दो फंक्शनल और ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट बन गए। पहले डिपार्टमेंट में देखो कौन कौन सी चीज, कौन कौन से पोस्ट पे लोग होने चाहिए, कौन कौन से वर्कलोड किस किस का होगा वो समझो। सबसे पहले नंबर आता है रूट क्लर्क। क्या आपने आपको डिफाइन कर रहा है, ये रूट क्लर्क, ये रूट डिसाइड करेगा कामों की, कौन कौन सा काम किस किस तरीके से होना चाहिए। रूट बनाएगा कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये करना है हम लोगों को, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप दी सीक्वेंस एंड स्टेप्स फॉर मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब, ये सीक्वेंस सेट करेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि अच्छा ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना। ये इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसका काम होगा इंस्ट्रक्शंस देने का, ठीक है। तो क्या है, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये डिसाइड करेगा कि भैया एक काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए और जो काम हो रहा है वो किस कॉस्ट में हो जाना चाहिए। इसका काम है ये प्लान करना कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए या कितने टाइम में हो जाना चाहिए और उस काम को परफॉर्म करने में कितना कॉस्ट लगना चाहिए, है ना। तो ये टाइम एंड कॉस्ट दो चीजों को डिफाइन करता है और उसको मैनेज करता है। तो टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट। डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे, कि इसका काम होता है कि भाई जो काम हो वो सिस्टमैटिकली हो और सही तरीके से हो, एक सही मैनर में हो और सही पाथ पे हो, ठीक है। ये डिसिप्लिन चेक करता है कि इस काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से होना चाहिए। ये थे प्लान वाले कि ये प्लान करते कि ये ऐसे ऐसे होगा तो चीजें सही से हो जाएंगे। अब बात आती है उसको एग्जीक्यूट करने की, है ना। एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले नंबर होता है गैंग बॉस, टॉप यानी टीम का कैप्टन, है ना। अरेंजेस द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू परफॉर्म अ जॉब, ये क्या करता है कि पूरे प्लेयर इकट्ठे करता है हर संडे को कि भाई हमें टीम में 11 बंदे चाहिए, तो इसका काम क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो जो चाहिए वो सारे अरेंज कर रहा है, सारे प्लेयर इकट्ठे कर रहा है, किट देख रहा है, बॉल का ध्यान रख रहा है कि सारी चीजें है या नहीं है, समझ रहे हो। क्रिकेट खेलते होगे तो तुम समझ रिलेट कर पा रहे होगे ना। दूसरा है स्पीड बॉस। अब जो टाइम डिसाइड किया था ऊपर वाले बंदे ने कितने टाइम में हो जाना चाहिए, इसका काम है कि भाई उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ताकि टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो ये काम क्या, ये क्या कर अश्योर्स द टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। फिर बात आती है रिपेयर क्लर्क की। रिपेयर क्लर्क का क्या काम होता है कि अब काम तो मशीनों पे ही हो रहे हैं, अब मशीनों पे काम हो रहा है तो भैया मशीन तो मशीन है, टाइमली बेस पे खराब भी होगी, मेंटेनेंस की जरूरत होती है, रिपेयर की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, टू चेक फंक्शनिंग एंड मशीन इन रेगुलर बेसिस टू फिक्स इफ रिक्वायर्ड। टाइमली बेस मशीन को चेक करता रहता है और अगर जरूरत है तो उसको रिपेयर करता रहता है। इंस्पेक्टर वो वाले नहीं, बलम थानेदार वाला इंस्पेक्टर नहीं है ये। यहाँ पर इंस्पेक्टर कौन सा है, यहाँ पर इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्ट करेगा जाके कि काम ढंग से हुआ या नहीं हुआ। तो हर वो पर्सन जो काम का एनालाइज करता है उसको चेक करता है, ठीक है, और फिर टैग ऑफ कंप्लीशन देता है, उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ आउटपुट, इसका ये काम होता है ना। तो ये फ्योल बाबा ने ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना इसको। अगर हम अपनी कंपनीज में इन चीजों को फॉलो करते हैं ना तो बेस्ट आउटपुट मिलता है, समझ लो। ये बहुत डीप डाउन स्टडीज के बाद निकाले गए और हवाबाजी नहीं है बिल्कुल भी कि ये कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दीज आर वैल्यूएबल, वेरी मच वैल्यूएबल, तो ध्यान रखना इसका, है ना। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट है इन्होंने जो दिया हमें, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैसे, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, है ना। स्टैंडर्ड सेट कैसे होगा, अगर तुम बहुत सारे काम करते जा रहे हो तो स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा नहीं। तुमने देखा होगा कि कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करते हैं। जैसे आईफोन की मैं बात करता हूँ, अभी लेट्स से कि तुम आईफोन 13 में देख रहे हो, तो क्या अभी आईफोन 6 पे वो मेहनत कर रहे होंगे, एप्पल वाले नहीं कर रहे होंगे। आईफोन 6, 7, 8 हो सकता है बंद भी हो गया हो, क्योंकि अब उनका नया ब्रांड लॉन्च हो गया, राइट, है ना, अपग्रेड मॉडल आ गया, तो अब उनका पूरा फोकस इस पे होगा ताकि इसके स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत ना आए। अब इससे इन्होंने दो चीजें की, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब 6, 7 कौन ही खरीदेगा, है ना, पूरा फोकस इस पे हो गया। और जो उनकी टीम है
उनका बर्डन कितना कम होगा, आपको 6, 7, 8 पे ध्यान देना भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, वो जैसे जैसे कोई नए मॉडल को या अपग्रेड करते हैं ना, तो उनका पूरा फोकस उस पर चला जाता है, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड खराब नहीं करना चाहते। अब वो पीछे से 6 को मैनेज करते आएंगे तो क्या होगा, उनकी जो लेबर है ना, उनका जो डिपार्टमेंट है उन पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, तो या तो उस पे ढंग से काम कर पाएगा, तो इस पे ढंग से काम कर पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जैसे नया लॉन्च होता है इनका पूरा फोकस उस पे हो जाता है। पीछे वाले छूटने दो, वो बंद कर देंगे कुछ टाइम बाद। हो सकता है 6 अब मार्केट में मिलता भी ना हो, 6, 7, 8 चेक कर लेना, मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन नहीं मिलता है, लेकिन काम ऐसे ही होता है, ये मुझे पता है ना। तो जो उनका पीछे छूट गया वो छूट गया, उस पर मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि वो आगे के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी मॉडल करंट है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहां का स्टैंडर्ड खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है और काम को सिंप्लीफाई करना होता है। समझ गए मेरी बात? काम को सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन द एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स इन यूनिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन एंड मशीन। समझ लो, सिंपल सी वही बात है कि जो मैन एंड मशीन है उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज करता है, क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखता है ना। मैंने सिंपली बता दिया तुम लोगों को, 6 पे ध्यान देंगे तो अभी 13, 15, 14 पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो सिंप्लीफिकेशन एम्फसिस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो आगे ना वही बात, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को ये खत्म कर देते हैं कि भैया नहीं चाहिए इतने सारे तामझाम, कौन ही खरीदने जाएगा 6 सब, है ना। तो साइज एंड टाइप, when a company reduces its variety of product, it can focus on quality of remaining few products, which can result in the increase in sale and profit। सिंपल जो बात मैंने आपको समझा दी वो सारी यहाँ पे लिखी हुई, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान समझना कि हम इंसान ही तो हैं और जो भी काम कर रहा है वो इंसान है। तो जब भी कोई इंसान काम कर रहा होता है ना, तो उसको थकान होती है। थकान नाम की एक चीज़ होती है जो तुमको पता होगी, है ना। तो नींद भी आती है। अब तुम अच्छी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें जाओगे और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो वहाँ की लेबर है और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स है, उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना रेस्ट करने के लिए एक नैप का भी टाइम दिया जाता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा आराम कर लो, सो लो। जापान में तो बच्चों को यहाँ तक कि स्कूल के बीच में, स्कूल आवर्स में 1 घंटे सोने का टाइम मिलता है आराम से। मानना यह है कि जब दिमाग को रेस्ट मिलता है तो दिमाग और प्रोडक्टिवली काम कर सकता है, सोच सकता है। तो वो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो मेंटली थक तो नहीं रहा है, या कितना टाइम उसको लग रहा है। सबकी कैपेसिटी अलग होती है। अब आप बोलो लगातार नॉन स्टॉप 8 घंटे 10 घंटे काम करता रहे, अब कैसे पॉसिबल है भाई? दिमाग ही तो है, मशीन थोड़ी ना है, रोबोट थोड़ी ना है हम लोग। तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि किस किस एम्प्लॉयज को कितने कितने टाइम के बाद नींद की, आराम की जरूरत है, और उतना नेसेसरी रिक्वायर्ड टाइम उनको देना चाहिए, दिया जाना चाहिए, ताकि उनसे क्वालिटी आउटपुट हम ले सकें, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया में कुछ जगहों पे अभी हम पिछड़े, पता क्यों है? क्योंकि हम इन सब चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे। और वो क्यों है? क्योंकि वो आउटपुट ले पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज से, है ना। तो ये ध्यान रखना। दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड बाय द वर्कर टू मेक देम मोर एफिशिएंट देन अर्लियर। जो मैंने आपको बात बताई वही एग्जैक्ट। While performing a job, every human mind gets tired. ह्यूमन इंसान है भैया, इंसान का दिमाग है, टायर्ड तो होगा ही। So the need and requirement of rest interval is necessary to get them back on work. ठीक है, काम करवाने के रेस्ट जरूरी है, दिमाग को आपको आराम देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं मैं। मेथड स्टडी क्या होती है कि हर काम को करने के सही मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनमें से कोई बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है। जैसे कि अब तुम अकाउंटेंसी भी करते होगे, है ना, कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन को करने के 2-2, 3-3 मेथड्स होते हैं। अब उनमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है, जो एग्जैक्ट आउटपुट दे रहा है, कम टाइम में आउटपुट दे रहा है, ठीक है, और सही आउटपुट दे रहा है, वो तुमको देखना होगा। तो डिफरेंट मेथड्स में से एक सही मेथड को चूज करना और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना, ये मेथड स्टडी होती है कि किसी काम को किस मेथड से किया जाए इन ऑर्डर टू गेट दी बेस्ट आउटपुट ऑफ इट। इसमें से बेस्ट आउटपुट लेने के लिए कौन सा मेथड सही रहेगा, सुटेबल रहेगा, वो आपको अडेप्ट करना होता है, चुनना होता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो इसको पढ़ लेना एक बार, एग्जैक्ट जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ पे बोली हुई है, तो इतना पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैंने बता दिया है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे बीच में। कोई आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल कमेंट में फेंक के मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, फीडबैक और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में, समझ रहे हो। तो हेजिटेट नहीं होना है, अगर मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअली में रिक्वायर्ड है तो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हमारा
टाइम स्टडी। बच्चों टाइम स्टडी भी अपने आप को नाम से डिफाइन करें, टाइम की स्टडी, यानी कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम लग रहा है, और अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आप कैसे करेक्ट करोगे, कैसे रेक्टिफाई करोगे, ये काम आपका है। क्योंकि देखो टाइम हमारे पास अनलिमिटेड तो है नहीं, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास टाइम अनलिमिटेड तो होता नहीं है। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना होता है और ये बहुत ही अच्छे से देखना होता है कि टाइम कैसे मैनेज हो, ये टाइम स्टडी होता है। ऊपर क्या देखा हमने, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या कि हमें किसी काम को किस मेथड से करना है, तो जब मेथड हम अडेप्ट कर रहे होते हैं तो ये भी ध्यान रखना तो उस मेथड से टाइम कितना लग रहा है हमें, है ना। टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए काम को करने के लिए। सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, टारगेट तुम सेट करोगे कि भाई मुझे आज शाम तक काम कंप्लीट होना चाहिए। आपको पता है कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप उसको दे दो डेडलाइन कि भैया आज शाम तक हम कंप्लीट करके दे दियो मुझे, ठीक है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, अब एक काम करने के लिए अगर 5 वर्कर की जरूरत है लेकिन तुम 3 से वो काम करा रहे हो तो टाइम तो लगेगा ना भाई ज्यादा, है ना। तो इसको ध्यान रखना आपको। कैटेगराइजिंग द वर्कर एज एफिशिएंट एज एंड इनएफिशिएंट, कि भाई जो किसी काम को करने में ज्यादा एफिशिएंट है वो काम उसी को दे दो, काम अपने आप ही जल्दी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि तुम 2 इनएफिशिएंट बंदों से काम करा रहे हो, एक एफिशिएंट बंदे को काम सौंप लो, उन दोनों से जल्दी करके दे देगा तुम्हें, है ना। तो ये टाइम स्टडी का कॉन्सेप्ट है। आई होप ये तुमको क्लियर है। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। अब ये समथिंग इंपॉर्टेंट जो हम इसके बारे में बात नहीं करते। मोशन स्टडी क्या है कि ड्यूरिंग द वर्क टाइम कितनी बार जो वर्कर्स हैं वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, यानी अपनी सीट छोड़ के जा रहे हैं। जितनी बार सीट छोड़ के जाएंगे ना उतनी बार उनकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि सिंपली समझो वापस से रिदम आने में टाइम लगता है ना। तुम बाइक स्कूटी चलाते होगे, जब स्कूटी या बाइक तेजी चल रही है तो चल ही रही है, लेकिन जैसे ब्रेक मारना पड़ता है तो फिर दोबारा से उस स्पीड में पहुंचने में टाइम लग जाता है। समझ रहे हो, जैसे तुम अपने स्कूल में देख लो, तुम्हारे क्या लगता है स्कूल वाले बेवकूफ हैं? तुम्हारा जो वॉशरूम होगा वो तुम्हारी क्लास से 100 मीटर के अंदर अंदर भी होगा, दूर नहीं रखते। या पानी पीने की जगह वो 100 मीटर के अंदर होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे, हम जाते तो यूं है लेकिन आते हम यूं 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 पता नहीं कैसे करके क्लास में आते हैं। समझ रहे हो, तो इसलिए स्पेस ही नहीं छोड़ा कि कितना घूम लेगा, 100 मीटर में कितना घूम लेगा, आएगा तो क्लास में। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अपने वर्क प्लेस को छोड़ के जो पानी पीने के लिए, ठीक है, वॉशरूम जाने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। दिखता है प्रोडक्टिव, होता है अनप्रोडक्टिव। समझ रहे हो, ये दिखते हुए भी अनप्रोडक्टिव है, ध्यान रखना। पता नहीं चलेगा आपको लेकिन वहां पर टाइम तो जा रहा है ना। अरे बस समझ में, तो इस बात का ध्यान रखना है मोशन स्टडी का। टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एट वर्क प्लेस, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, बताया मैंने, ठीक है। ठीक है, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट लगी है, जाए आए, ठीक है, बनता है, लेकिन गए आराम से घूमते घामते आ रहे हैं तो वहां पे टाइम तो जा रहा है ना, अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया वो। नेक्स्ट, कटिंग दी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, टू डिजाइन सच इक्विपमेंट एंड टूल्स विच कैन मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, मतलब अब मान लो कोई मशीन खराब हो जा रही है, अब उसको सही करने में इतना टाइम लग रहा है, वर्कर बेचारा लगा भी हुआ है ना। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कोई ऐसा मेथड जो फटाफट से मशीन को रिपेयर करके और वर्कर को दोबारा से भाई फटाफट तू काम कर, है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निक्स हमें अपनाते रहना चाहिए ताकि उनका जो मूवमेंट है वो कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है कि भैया जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा पे मिलेगा, सिंपल। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अब आप बोलो कि कंपनी में सारे लोगों को एक जैसा मानना चाहिए, हमें एक जैसा ही उनसे ट्रीट करना चाहिए। भैया जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या वो अच्छी सैलरी डिजर्व नहीं करता? खुद बताओ, तुम बताओ, ये लॉजिकल है इलॉजिकल है? अगर मैं कोई काम किसी दूसरे बंदे से ज्यादा अच्छा कर रहा हूं तो मैं ज्यादा पे डिजर्व करता हूं ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। अगर मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस आपको ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, सिंपल। क्या प्रॉब्लम इसमें, क्या मतलब इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ भी? मैं मेहनत कर रहा हूं, अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो अच्छे व्यूज मिल रहे हैं तो बनता भी है मेरा, सिंपल है। ऐसे ही कंपनीज में अगर कोई एफिशिएंट बंदा है, कोई ज्यादा स्किल्ड बंदा है तो उसने भैया उस स्किल को एक्वायर करने में टाइम दिया ना अपना, तो डिजर्व करता है। तो सिंपली ऐसे करो कि जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अच्छे बेनिफिट्स दो, एक्स्ट्रा बोनस दे सकते हो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे सकते हो, है ना। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, जो दूसरा वाला बंदा है ना उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ कंपटीशन आएगा और फिर वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगा कि भैया मुझे भी ज्यादा कमाना है, मैं भी और काम अच्छे से करूंगा तो मुझे भी ज्यादा पे मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्किल एक्वायर करने के लिए भी ये जरूरी होता है और कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और वर्कर की खुद की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जरूरी है, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। पीस वेज सिस्टम यानी वेज सिस्टम, ठीक है। तो पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, अलग अलग पे करो इनको। एक्स्ट्रा बोनस एंड वेजेस to efficient employees will motivate them to work in the same manner, whereas it
also motivates the inefficient worker to come in the category of efficient worker and earn more। ये सेम बात मैंने आपको पूरी समझा दी है, अब पढ़ के मेरी बात दोबारा सुन लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। मैं दोबारा से वही बात इसी में एक्सप्लेन करूंगा, कोई फायदा बनता नहीं है उसका, तुम्हें फालतू में वीडियो लंबी लगेगी और तुम्हें लगेगा अरे यार लंबी वीडियो है, इसलिए समझाने के लिए वजह से लंबी हो रही है, और लर्निंग टेक्स टाइम, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेंटल रेवोल्यूशन, ये तो मैंने पीछे बता ही दिया आपको, जो मेंटल डेवलपमेंट होती है। टाइमली बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, उनके लिए नए नई टेक्नोलॉजीज लाओ और उन टेक्नोलॉजीज को उनको सिखाओ, है ना, और उनसे टाइमली बेसिस पर उनको मोटिवेशनल बातें करो कि भाई तू कर सकता है, तू है, तू अच्छा है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, मतलब उनको मोटिवेटेड रखो भाई, ये तुम्हारा काम है, हल्के में मत लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो क्या होगा, चेंजेस द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजर्स टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन cooperation between worker and management, develop positive thinking in worker and management towards each other। मतलब आपस में मेंटल रेवोल्यूशन क्या मतलब क्या है कि आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छे कम्युनिकेशंस हो, एक दूसरे से जल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से सड़ नहीं रहे हैं, है ना, म्यूचुअल गोल को फॉलो कर रहे हैं कि म्यूचुअल गोल है कंपनी के डेवलपमेंट, उसके लिए काम कर रहे हैं, सिंपल, है ना। और वो कब होगा, जब वो मेंटली रिवॉल्व होंगे, रेवोल्यूशन होगा उनका, ठीक है, एक अच्छा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा इंस्टेड ऑफ सड़ने वाला एटीट्यूड, है ना, पॉलिटिक्स करने वाला एटीट्यूड, काम ना करने वाला एटीट्यूड, ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके म्यूचुअल गोल पे आएंगे और बिजनेस को फायदा होगा। तो इसी के साथ हम हो जाते हैं डन विद दिस चैप्टर, ठीक है, इतना ही था इसमें। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो बच्चों कमेंट में लिख देना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, हो जाएगा, ठीक है। बात आती है अब इसके नोट्स की, नोट्स कहां से मिलेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे तुम्हें इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, वहां पर जाके हमें डीएम करो नोट्स, तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके तुम ड्राइव पे चले जाओगे, उस ड्राइव पे नोट्स इसके फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, तैयारी करो, बेस्ट नोट्स हैं, सही बता रहा हूँ, जाके देख लेना तुम, ठीक है, क्योंकि देखो थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है तो नोट्स तो चाहिए होंगे, है ना, और नोट्स के लिए इधर उधर भटकने से अच्छा है सीधे सीधे तुम्हें नोट्स दे रखे हैं, नोट्स को डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। अब ये तो होगी बिजनेस स्टडीज। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। देखो अकाउंटेंसी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें अकाउंटेंसी भी करा दो, अकाउंटेंसी के चैप्टर भी डाल दो। देखो बच्चों ये बात तो तुम भी अग्री करोगे कि मोटिवेशन बहुत जरूरी हो है। अभी हम कहां पर है, अभी हम 50K पे 50,000 के सब्सक्राइबर्स में हैं। अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इतना मोटिवेटेड रखो कि हम अकाउंट्स की भी वीडियो लाए, जैसे 11th की वीडियोस है ना सारे अकाउंट्स की, उससे भी बढ़िया और वैसे ही वीडियोस तुम्हें अकाउंटेंसी की मिलेगी 12th में। लेकिन उसका एक टारगेट है, हमारा टारगेट है 100K का, 100K सब्सक्राइबर्स का। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन ऑर्डर टू गेट दी क्वालिटी कंटेंट कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट सबका अधिकार है ना। और ये जिसने हमसे 11th में पढ़ा है ना, उनसे पूछ के देख लेना, वो तुम्हें बता देंगे कि हमसे बढ़िया 11th में अकाउंट किसी ने नहीं कराई है। गो एंड चेक दिस आउट बाय योरसेल्फ, कहने पे क्यों जाना, YouTube फ्री है, जाओ देखो, सर्च करो, खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो 12th की अकाउंटेंसी के लिए हमारा टारगेट है 100K सब्सक्राइबर्स, और ये तुम लोगों को ही कराने हैं, है ना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। कम्युनिकेट करते रहो, कमेंट करते रहो, जो जो बातें मन में है साफ साफ लिख के बताते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।